हेलो स्टूडेंट्स, लर्न24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप राजस्थान प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सूरज ए बुलेटिन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। आज देखिए 3 अप्रैल है, ठीक है। तो 3 अप्रैल के ना हम 2 अप्रैल का न्यूज़पेपर देखेंगे और साथ साथ जो मैं कल न्यूज़पेपर नहीं लेकर आ पाया था लेक्चर इसका, तो कल वाला जो 1 अप्रैल का 2023 का लेक्चर है ये भी आज हम इसको देखेंगे। उससे पहले यहाँ देख लेते हैं महात्मा गांधी का एक कोटेशन है, जीवन प्रयोगों की एक अनंत श्रृंखला ही तो है। तो लाइफ में क्या होता है, जो हमारा जीवन है इसमें हम बहुत सारे प्रयोग करके इस जीवन को आगे लेकर जाते हैं, ठीक है। हमारे जीवन में जो हम छोटे छोटे प्रयोग करते हैं उसी से ही हमारा भविष्य डिसाइड होता है कि हम जीवन में आगे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए एक चोर है, चोर क्या करता है, चोर के जीवन में कैसे प्रयोग करेगा आप सोचिए। और एक साइड में ऑफिसर है, तो इसके प्रयोग क्या होंगे, इसके प्रयोग होंगे समाज में पीस, प्रॉस्पेरिटी, ठीक है, प्रोग्रेस लाना। और चोर के क्या होंगे, चोरी करना, समाज में किस तरीके से वो अनैतिक कार्य कर सकता है, किसी को परेशान कर सकता है, किसी को धमका के उसका पैसा अपनी जेब में ले सकता है, तो वो इस तरीके के प्रयोग करना चाहेगा। और ऑफिसर क्या होगा, ऑफिसर वाले विचार अलग होंगे, उसकी पर्सनैलिटी अलग होगी, ठीक है। तो जीवन में आप जिस तरीके के प्रयोग करेंगे अपने ऊपर, उसी तरीके से आपकी पर्सनैलिटी, आपकी लाइफ डेवलप होती जाती है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए बहुत सारे बच्चे हैं, नेगेटिव लोगों के साथ में पढ़कर उनके मन में भी नेगेटिव विचार आने लगते हैं कि यार ये एग्ज़ाम बहुत हार्ड है, हमसे नहीं होगा, हम नहीं कर पाएंगे। और कुछ बच्चे होते हैं जो पॉजिटिव लोगों के साथ रहते हैं, पॉजिटिव विचारधारा के साथ रहते हैं, वो हर वक्त अपने आप से कहते हैं कि यस, ठीक है, आई कैन डू, ठीक है, यस मैं ये कर सकता हूँ। जब आप अपने अंदर से बोलेंगे ये मैं कर सकता हूँ, इस एग्ज़ाम को मैं पास कर सकता हूँ, तब आप उस एग्ज़ाम को पास कर ले जाएंगे, ठीक है। तो कितने बच्चों को लगता है दे कैन डू इट, ठीक है, वो इस एग्ज़ाम को पास कर लेंगे। तो जिनको भी लगता है यस आई कैन डू इट, तो वो यहाँ पर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि मैं इस एग्ज़ाम को पास करूँगा। और जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसके बारे में यस आई कैन डू इट और अपना एग्ज़ाम के बारे में लिखें कि मैं इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, जिससे हमें भी पता चले कि आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट चलिए आ जाइए, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए यहाँ पे 8 लाख किसानों को संकर बाजरे की बीज की किट मिलेंगे, ठीक है। तो मिनी किट, बाजरे की मिनी किट्स राज्य सरकार उपलब्ध करा रही है। मकसद क्या है, मकसद सिंपल सा है कि राज्य में जो बाजरे का प्रोडक्शन हो उसको बढ़ाया जा सके, ठीक है। अब इसके लिए क्या होगा, कृषक कल्याण कोष और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत है ना पैसा खर्च किया जाएगा और किसानों को जो ये मिलेट्स के बीज हैं ये उपलब्ध कराए जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए राजस्थान मिलेट्स प्रोत्साहन योजना के तहत मतलब एक तरीके से मिलेट्स का प्रोत्साहन करना है राज्य में, क्या है, मिलेट्स को और ज़्यादा ग्रो करना है, क्योंकि हमारे राजस्थान में मिलेट्स का प्रोडक्शन वैसे भी इंडिया में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, बाजरे का। अब जो बाजरा, देखो बाजरा मिलेट्स के अंदर आता है, मिलेट्स को बाजरा नहीं बोलते पर मिलेट्स के अंदर क्या आता है, बाजरा आता है। मिलेट्स में कौन कौन से आते हैं, जैसे ज्वार, बाजरा, मोटा अनाज, ये सब सम्मिलित रूप से इनको मिलेट्स कहा जाता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है, एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है। अब ये मिलेट्स के जो बीज हैं ये कौन से एरिया में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। अब जैसे मान लीजिए मैं राजस्थान का मैप बनाऊंगा आपके सामने, मैं थोड़ा पेन मोटा करता हूँ पहला, ठीक है। अब जैसे मैंने राजस्थान का मैप बनाया, तो अब ये देखेंगे ये वाला जो बेल्ट है ना, ये ऊपर वाला, ये वाला, इस पूरी बेल्ट के अंदर ये मिलेट्स का प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। तो मैं अब एक बार इसको क्लियर कर देता हूँ और आपके लिए नाम भी पढ़ देता हूँ। या यहाँ देख लीजिए, जैसे मान लीजिए क्या यहाँ पर नाम है, अजमेर, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, जालोर, टोंक, झुंझुनू, जोधपुर, पाली, नागौर, सीकर, सिरोही। तो ये पूरा एरिया आ गया राजस्थान का, ये वाला। तो इस एरिया के अंदर ये मिलेट्स का प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, ठीक है। तो ये मैं एक बार ये वापस से क्लियर करके आगे चलते हैं अपने टॉपिक पर। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आप नाम पढ़िए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। अब नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट कब आया था। ये आया था 2013 के अंदर, ठीक है। इसके प्रोविजन आ जाइए, देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो देखिए केंद्र सरकार क्या कर रहा था, केंद्र सरकार ने ये अधिनियम पारित किया था 2013 के अंदर। कौन सी दिनांक, 10 सितंबर 2013 को इस अधिनियम को पारित किया था। और इसका जो मेजर ऑब्जेक्टिव था कि लोगों को परचेजिंग प्राइस पर अच्छी क्वालिटी का खाद्यान्न मतलब अवेलेबल कराया जाए, ठीक है। इसके अंदर जो प्रोविज़न रखे गए थे, इसमें जो लक्ष्य रखा गया था कि
इसके अंदर जो ग्रामीण क्षेत्र है वो कितना 75% कवर किया जाएगा, और साथ में जो शहरी आबादी है उसके 50% को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत कवर किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट याद रखना है। ग्रामीण क्षेत्र से कितने लोगों को कवर किया जाएगा, 75% आबादी को कवर किया जाएगा, और 50% आबादी कहाँ की, शहरी आबादी को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत कवर करने का प्रोविजन रखा गया था। तो टोटल मिला के 2/3 आबादी को कवर करता है ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, जैसे मान लीजिए चावल, गेहूं और मोटा अनाज कितने रुपए प्रति किलो दिया जाएगा, तो चावल दिया जाएगा 3 रुपये प्रति किलो, और गेहूं दिया जाएगा 2 रुपये प्रति किलो, और मोटा अनाज दिया जाएगा 1 रुपये प्रति किलो। ठीक है, की सहायता राशि से ये उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें पर पर्सन 5 किलो खाद्यान्न डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है प्रति माह। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, पर पर्सन 5 किलो, प्रति व्यक्ति 5 किलो ये खाद्यान्न दिया जाएगा और प्रति माह दिया जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। चावल कितने रुपए किलो, 3 रुपये किलो, गेहूं कितने रुपए किलो, 2 रुपये किलो, और मोटा अनाज कितने रुपए किलो, 1 रुपये किलो दिया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान रखें क्योंकि यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं अगर पूछे गए तो। ठीक है, इसके साथ साथ जो परिवार अंत्योदय परिवार में सम्मिलित हैं, बीपीएल परिवार में सम्मिलित हैं, ठीक है, तो उनको क्या है, उन परिवारों को 35 किलो खाद्यान्न प्रति माह दिया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। ठीक है, इस अधिनियम में महिलाओं और बच्चों के लिए, ठीक है ना, महिलाओं बच्चों के लिए पौष्टिक सहायता पर भी विशेष ध्यान दिया गया है, जिसमें गर्भवती महिलाएं और जो स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं, गर्भस्थ माताएं हैं, उनको क्या है, बच्चे के जन्म के 6 माह बाद तक और उसके अलावा 6,000 रुपये का मातृत्व लाभ भी दिया जाता है। ठीक है, ये आपको पता होगा, अगर हमने नहीं पढ़ा तो इसके बारे में हमने एक लेक्चर बना के ऑलरेडी अपलोड कर दिया था काफ़ी टाइम पहले। अब 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे भी इसमें निर्धारित पोषक मानकों के अनुसार भोजन प्राप्त करने के लिए हकदार होंगे, और हकदारी के खाद्यान्न अथवा भोजन की आपूर्ति नहीं की जाने की स्थिति में लाभार्थी खाद्य सुरक्षा भत्ता प्राप्त करने के लिए इसमें एलिजिबल हो जाएगा। थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आप ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ आ जाइए, राजस्थान सरकार की कुछ स्कीम्स हैं वो देखते हैं। कैसे नहीं गया पूरा, कोई बात नहीं, यहाँ गायब हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, प्रदेश में कई नई योजनाओं का आगाज। अब राजस्थान सरकार क्या है, बहुत सारी योजनाएं लेकर आई है, जैसे महिलाओं को बस किराए में 50% की छूट दी जाएगी। चिरंजीवी योजना में जैसे पहले 5 लाख रुपए, फिर उसे बढ़ा के 10 लाख रुपए, अब उसमें कितना कर दिया, 25 लाख रुपए तक का बीमा कवर कर दिया गया है, मतलब 25 लाख रुपए तक का इलाज करा सकते हैं। ठीक है, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 25 लाख रुपए तक का बीमा कवर किया गया है इसके अंदर। इसमें जैसे मान लीजिए सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए एक बार ही रजिस्ट्रेशन कराने पर आपका क्या है, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपको बार बार रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ेगा। सामाजिक सुरक्षा पेंशन की न्यूनतम राशि कितनी कर दी है, 1,000 रुपये प्रति माह कर दी गई है। जैसे मान लीजिए किसी को 500 रुपये प्रति माह या 750 रुपये प्रति माह पेंशन मिलती थी, अब उनकी राशि बढ़ा के कितनी कर दी गई है, सोशल सिक्योरिटी में 1,000 रुपये कर दी गई है। इस राशि में क्या करेंगे, हर साल 15% की वृद्धि और की जाएगी। जैसे अभी क्या है, 1,000 रुपये कर दिया, नेक्स्ट ईयर क्या करेंगे, 1,000 में 15% की वृद्धि कर दी जाएगी, 100 रुपये पे 15 रुपये बढ़ जाएंगे। इस तरीके से ले लीजिए, तो 15 × का 10 कर दीजिए, 150 रुपये इसमें वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, 1,000 रुपये पे मतलब 1,150 रुपये मिलेगा नेक्स्ट ईयर 15% की वृद्धि पर। ठीक है, महात्मा गांधी नरेगा में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत प्रति वर्ष अब कितने 125 दिन का गारंटीड रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। पहले क्या था, 100 दिन का था। महात्मा गांधी में भी, नरेगा में भी 100 दिन का ही जो गारंटी रोजगार उपलब्ध कराया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है, और इंदिरा गांधी ये कौन लेकर आए, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना जो राजस्थान की सरकार की है, इसमें 100 दिन का रोजगार गारंटी योजना रखी थी, जिसे अब बढ़ाकर वो 125 कर दिया। मतलब नरेगा में और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में दोनों में 125 दिन की रोजगार की गारंटी दी गई है। चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना में अगर जैसे मान लीजिए दुर्घटना होती है तो इसमें पहले 5 लाख रुपए रखे थे, अब इसको भी बढ़ा के 10 लाख रुपए कर दिया है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखते हैं, ये बार बार इसलिए बताए जा रहे हैं क्योंकि देखो यहीं से क्वेश्चन बन जाएंगे, फिर आप भूल जाओगे एग्जाम में। ठीक है, फिर आप सोचोगे यार ये चीज़ें तो हमने आपको बताई नहीं, फिर ये कहाँ से आ गई, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर राज्य के जो बीपीएल परिवार है तथा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, देखो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इसके अंदर क्या होता है, जो गैस कनेक्शन है वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। आज ही इसके प्रोविजंस आपको बता देते हैं थोड़ा सा, ये कब आई थी। देखो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना केंद्र सरकार की योजना है जो 1 मई 2016 को शुरू की गई थी। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत गरीब महिलाओं को मुफ्त LPG गैस कनेक्शन प्रोवाइड कराए जाते हैं।
ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसमें क्या होगा, इसके साथ साथ 500 रुपये में जो गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए जाते थे राज्य सरकार में, वो 500 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे। और जो घरेलू बिजली उपभोक्ता हैं उनको 100 यूनिट निःशुल्क बिजली प्रोवाइड कराई जा रही है, 100 यूनिट, ठीक है, जो करीब करीब कितने 750 रुपये प्रतिमाह की छूट, एक तरीके से 100 यूनिट मान लीजिए या 750 रुपये की प्रतिमाह छूट का प्रोविजन रखा गया है बिजली के बिल के अंदर, ठीक है। इसके अलावा प्रदेश में खाद्य सुरक्षा योजना में जो आपने ये देखा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, उसी के तहत ही 1 करोड़ परिवारों को निःशुल्क राशन के साथ साथ प्रति माह अन्नपूर्णा फूड पैकेट का भी वितरण किया जाएगा। अब अन्नपूर्णा फूड पैकेट क्या है, इसमें जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पर वो दिया जा रहा है गेहूँ, देखो चावल दिया जा रहा है, गेहूँ दिया जा रहा है और मोटा अनाज दिया जा रहा है, 3 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये की दर पे दिया जा रहा था, अपन ने पीछे देखा। इसके साथ साथ जो अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना है, इसमें दाल, चीनी, नमक भी दिया जाएगा 1-1 किलो, ठीक है, और 1 लीटर तेल दिया जाएगा और उसके साथ साथ मसाले भी उपलब्ध कराए जाएंगे। तो खाद्यान्न तेल कितना होगा, 1 लीटर हो गया, दाल, चीनी, नमक ये 1-1 किलो दिया जाएगा और साथ में इसमें मसाले भी प्रोवाइड कराए जाएंगे अन्नपूर्णा फूड पैकेट के अंदर, ठीक है। थोड़ा सा इसको ध्यान रख लेना। युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए शैक्षणिक और रोजगार के अनेक अवसर, स्वयं के साधन के आवागमन के लिए 100 सीसी तक के, है ना। अब जैसे मान लीजिए युवा हैं, अपने एक प्लेस से दूसरी प्लेस आना जाना चाहते हैं आवागमन करने के लिए, अगर 100 सीसी तक का कोई दोपहिया वाहन खरीद रहा है तो उसको कर में, टैक्सेस में छूट मिलेगी। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ठीक है। अब यहाँ देखिए मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना, देखो मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना हमने पीछे भी डिस्कस करी थी, पर आज भी करते हैं। पहले इसके अंदर क्या था, 2000 स्कूटी का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाना था, परंतु इसे बढ़ाकर कितना कर दिया, 5000 स्कूटी का वितरण मतलब कर दिया गया। 2000 से बढ़ा के 5000 स्कूटी निःशुल्क डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी। आ जाइए इसके प्रोविजंस भी आपको थोड़े से बता देते हैं वापस से, अगर कोई बच्चा नया है जिसने नहीं देखा हो तो। देखो राजस्थान सरकार में सन 2021 में विकलांग स्कूटी योजना राजस्थान में शुरू की गई थी, ठीक है। कब करी गई थी, 2021 में शुरू की गई थी। इस योजना के तहत 50% तक अगर कोई शारीरिक रूप से असहाय है, विकलांग है, तो उसको स्कूटी प्रदान की जाती है। इसमें जो एज लिमिट रखी गई है वो 15 साल से लेकर 45 वर्ष रखी गई है, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। 15 से 45 वर्ष तक के ही जो विकलांग है उनको स्कूटी डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी और इसके अंदर भी 15 से लेकर 29 वर्ष 29 साल तक की आयु के विकलांगों को प्राथमिकता दी जाएगी। और इसके अंदर भी 15 से लेकर जो 29 है उसके अंदर भी ये देखा जाएगा, अगर कोई जॉब करता है तो वो, और साथ में अगर कोई राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय में अध्ययनरत है तो उनको पहले प्राथमिकता दी जाएगी। 5000 स्कूटी जो डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, थोड़ा सा ये पॉइंट याद रख सकते हैं, ठीक है। तो पहले कितनी थी, 2000 थी, अब बढ़ा के कितनी कर दी गई है, 5000 स्कूटी डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है। आ जाइए इसके अलावा थोड़ा सा आगे और देख लेते हैं। देखिए अब क्या है, राजस्थान में क्या है, एक मिशन चल रहा है जल जीवन मिशन, ठीक है। राजस्थान के ऑल ओवर इंडिया में चल रहा है वैसे तो। इसमें क्या है, जल जीवन मिशन के तहत जो टैप वाटर होता है, जो नल से पानी आने का ये कनेक्शन दिया जाएगा, ये टारगेट रखा गया है। तो इसमें क्या है, जल कनेक्शन के आधार पर अब राजस्थान कौन से स्थान पर आ गया, 12वें स्थान पर आ गया। काफ़ी वृद्धि करी है राजस्थान ने, ठीक है। तो नल कनेक्शन या फिर नल से पानी उपलब्ध कराने पर राजस्थान का कौन सा स्थान है, राजस्थान का पूरे इंडिया में 12वें स्थान पर आ रहे हैं हम, है ना। हमसे 11 ऐसे स्टेट हैं जो नल से वाटर प्रोवाइड करा रहे हैं प्रति हाउस होल्ड को, प्रति घर को, ठीक है। तो उसमें हमें और ज़्यादा वृद्धि करनी है कि सभी घरों में टैप वाटर अवेलेबल कराया जा सके। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, इसको थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ठीक है। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर खबर है मुख्यमंत्री की मंजूरी किस पर, लक्खी मेलों में। अगर जैसे मान लीजिए लक्खी मेलों में कुछ श्रद्धालु ट्रैवल करना चाहते हैं, राजस्थान की कौन सी रोडवेज जो बसें हैं, रोडवेज की जो साधारण या फिर एक्सप्रेस बसों में मेलों की अवधि के दौरान कोई मतलब इन मेलों में ट्रैवल करना चाहता है ना, मेलों के दर्शन करना चाहता है, तो उसे 50% की छूट का प्रावधान किया गया है कि अगर कोई मेले में जाना चाहता है, लक्खी मेले आयोजित हो रहे हैं और आप उस मेले में जा रहे हैं तो आपको 50% की छूट दी जाएगी। अब ये लक्खी मेले कौन कौन से हैं, जो इंपॉर्टेंट मेले हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए लक्खी मेला पुष्कर में मेला लगता है, या फिर अजमेर शरीफ दरगाह में जो मेला लगता है उसमें अगर कोई जाना चाहता है। तब करौली का केला देवी मेला हो गया, भरतपुर का झील का बाड़ा हो गया, जैसलमेर के रामदेवरा मेला हो गया, सीकर में खाटू श्याम जी का मेला हो गया, चूरू में सालासर बालाजी का मेला हो गया, ठीक है। हनुमानगढ़ में गोगा मेड़ी, डूंगरपुर में बाणेश्वर धाम, सवाई माधोपुर में रणथंभौर गणेश जी का मेला,
टोंक में डिग्गी कल्याण जी का मेला, अलवर में बृहत्तरी का मेला, ठीक है, पांडुपोल श्री गंगानगर में बूढ़ा जोहड़ गुरुद्वारा, बीकानेर में फाल्गुन और चित्तौड़गढ़ में सांवलिया सेठ जल झूलनी एकादशी मेले के लिए अगर कोई जाना चाहता है तो उसे 50% की छूट देगी जब ये मेले लग रहे हों, ठीक है। इन लकी मेलाओं को कोई विजिट करेगा तो उसको राज्य सरकार की तरफ से रोडवेज बसों में 50% किराए में छूट दी जाएगी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान रख लें। तो बस यही है सारी खबरें जो 1 अप्रैल 2023 के न्यूज़पेपर से थी, वो तो ये खबरें हो गई, ठीक है। अब इसके साथ साथ मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, बताइए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ठीक है, तो ये जो एक्ट लाए थे कौन सी ईयर का एक्ट है? 2011 का, 2012 का, 2013 का, या 2019, ठीक है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट कौन से वर्ष का है? तो 2011, 2012, 2013 या 2019 का है। तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। आ जाइए, अब अपन चलते हैं 2 अप्रैल के न्यूज़पेपर पे। अब देखिए स्टूडेंट्स, 2 अप्रैल का ये न्यूज़पेपर है और यहाँ पर अब महात्मा गांधी जी का एक कोटेशन लिखा हुआ है, मैं अपने देश और धर्म के उद्धार के लिए सत्य और अहिंसा की बलि नहीं दूंगा, ठीक है। तो ये कथन किसके हैं? महात्मा गांधी जी के हैं। और उन्होंने क्या कहा था कि देश और धर्म के उद्धार, ठीक है, देश जो हमारा देश है, भारत देश है, इसके उद्धार के लिए, और जो धर्म है, हम किसी भी धर्म संप्रदाय जाति से आते हों तो उसके उद्धार के लिए हमें हमेशा सत्य और अहिंसा के पथ पर ही चलना चाहिए, क्योंकि सत्य और अहिंसा का रास्ता ही आपको आपके जो गोल्स हैं उनको अचीव करने में सहायक होता है। और यही रास्ता, इस रास्ते पर चलकर महात्मा गांधी जी ने भारत देश को आज़ाद कराया था अंग्रेजों से, ठीक है। तो ये थोड़ा सा देखो, हमेशा पॉजिटिव थॉट्स के साथ में हमारे अंदर एक मानवीय मूल्य भी होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप है ना अंदर से तो नेगेटिव इंसान है और बाहर से दिखाते हैं पॉजिटिव, ऐसा ना हो कि हमेशा देखो जो बाहर अंदर से मतलब एक बोल सकते हैं ना कि सत्यार्थी व्यक्ति है, ये इस व्यक्ति के साथ बैठकर तो मतलब मन प्रसन्न हो जाता है। तो हमेशा जीवन में इस तरह का व्यक्तित्व बनने की कोशिश करनी चाहिए। और वो कब आती है? जब आप सत्य और अहिंसा के रास्ते पे चलते हैं, तभी इस तरह के विचार और इस तरीके के आपका एक पर्सनैलिटी डेवलप होती है, जिससे और लोग भी इन्फ्लुएंस होते हैं, है ना। तो हमेशा हमें अपने जीवन में क्या है, पॉजिटिव थॉट्स के साथ में सत्य मतलब ट्रुथ और अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस का रास्ते पर चलना चाहिए, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पर देखिए, खबरें पढ़ते हैं। जैसे मेडिकल कॉलेज खुलेंगे, कौन कौन सी जगह खुलेंगे? तो प्रतापगढ़, जालोर और राजसमंद में 3 जिलों के अंदर स्टेट गवर्नमेंट क्या है, मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए प्रस्ताव रखे हैं। कौन का एग्जाम में से कुछ पूछ ले जाएगा, अभी हाल ही में कौन कौन से जिले में मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं, ठीक है। तो हाल ही में तो ये 3 जिलों के अंदर मेडिकल कॉलेज खोलने की बात करी गई है, जिसमें प्रतापगढ़, जालोर और राजसमंद है, ठीक है। यहाँ पर आप ये पढ़ भी सकते हैं कि बजट 2023-24 में प्रतापगढ़, जालोर और राजसमंद में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की घोषणा की गई थी। अगर जैसे मान लीजिए मैं आपसे पूछूं, प्रतापगढ़, जालोर और राजसमंद राजस्थान के किस भाग में पड़ेगा? जैसे मान लीजिए अपन ने ये राजस्थान का थोड़ा हल्का फुल्का मैप बना दिया, तो देखिए प्रतापगढ़ ये वाला एरिया में हो गया, ठीक है। और जालोर की बात करें तो जालोर इस साइड में पड़ेगा, यहाँ पर इधर बाड़मेर और इधर सिरोही, इन दोनों के बीच में क्या होगा, जालोर आ जाएगा। और राजसमंद यहाँ पर तिल की आकृति का है राजसमंद। तो इस तरीके से आप क्या है मैप बना लेंगे मन में, तो आप हमेशा ये याद रखेंगे कहाँ कहाँ मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। प्रतापगढ़, जालोर और राजसमंद में 3 मेडिकल नए कॉलेज खोले जाएंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैपिंग करना सीखिए, अगर मैपिंग कर पाएंगे तो आप एग्जाम में चीज़ों को लंबे समय तक याद रख पाएंगे। और इसी के साथ राज्य के 33 जिलों में राजकीय मेडिकल कॉलेज स्थापित हो जाएंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। राज्य में कितने 50 जिले नए बनाए गए हैं, मतलब टोटल जिले 50 हो गए, नए कितने बनाए गए? 19 बनाए गए। पहले कितने थे? 33 थे। अब बच्चों को कन्फ्यूजन है, भैया 33 + 19 करेंगे तो 52 होते हैं, ये 50 कैसे हो गए? आज ही आपका कन्फ्यूजन भी दूर कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि एक स्टूडेंट ने मुझसे कहा कि यार 52 होने चाहिए भैया, 50 कैसे हो गए? तो 50 कैसे बताते हैं। देखिए आप देखेंगे कि जयपुर में नॉर्थ और साउथ बांटा गया, जयपुर, ठीक है। और जोधपुर को बांटा गया ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। तो ये क्या है, नॉर्थ और साउथ और ईस्ट और वेस्ट, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब टोटल हमारे पास जिले कितने थे? 33 थे। 33 जिलों में से जयपुर और जोधपुर को हटाओ पहले तो, -2 करो, कितने बचे? 31। अब जो 19 नए जिले जोड़े गए हैं उसके अंदर ये दोनों भी इंक्लूडेड है, नॉर्थ और साउथ, और 19 के अंदर वेस्ट और ईस्ट वाले जोधपुर भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब इसके अंदर में 31 + 19 करो, कितने हो गए? 0 हासिल का 1 और ये 50, ठीक है। तो इस तरीके से 50 नए जिले बन गए हैं। तो थोड़ा सा
अगर आप चीज़ों को हॉलिस्टिक रूप से समझने की कोशिश करेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। 7 हमारे संभाग थे, 3 नए संभाग जोड़े गए, तो टोटल कितने 10 संभाग हो गए हैं। ठीक है, अगर अब भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो हम आपकी ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए यहीं बैठे हुए हैं। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पर देखिए राइट टू एजुकेशन बिल। ठीक है, राइट टू एजुकेशन एक्ट है हमारा 2009 का। कौन से ईयर का? 2009 का है। इसके अंदर क्या था, कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रोविज़न किया गया था। ये सभी को पता होगा, जिसको भी नहीं पता। और कक्षा 1 से 8 तक के में कितने वर्ष 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए प्रोविज़न रखा गया था। अब क्या है, राज्य सरकार ने क्या करा है भाई, कक्षा 8 तक तो बच्चे पढ़ लेते हैं, उसके बाद वो मतलब स्कूल जाना छोड़ देते हैं। तो भाई उनकी एजुकेशन कम से कम 12th क्लास तक तो कर दी जाए। अगर 12th क्लास तक पढ़ने के बाद बच्चे में अगर समझदारी रहेगी तो वो खुद ब खुद कॉलेज के लिए भी प्रयास करेगा। क्योंकि देखो एक्चुअली क्या 8th क्लास जल्दी हो जाती है, 12th क्लास तक तो बच्चा थोड़ा सा मैच्योर हो जाता है, अपने जीवन में वो अपने लक्ष्य निर्धारित करने लायक बन जाता है। ठीक है, तो इसीलिए राज्य सरकार क्या लेकर आई है, शिक्षा के अधिकार में आरटीआई के तहत निजी विद्यालयों में 12वीं कक्षा तक के छात्रों को भी निःशुल्क शिक्षा मिलेगी। ठीक है, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उसके अंदर भी जो शिक्षा का अधिकार है उसके तहत 12वीं क्लास तक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रोविज़न किया गया है कि भैया अब है ना बच्चों को जो प्राइवेट स्कूल्स है वो मना नहीं कर सकते। जो 25% का कोटा होता है ना प्राइवेट स्कूलों में, आपको पता होगा 25% सीट के लिए रिजर्व रखनी होती हैं, जो शिक्षा के अधिकार के तहत जो वीकर सेक्शन, गरीब तबके से बच्चे जो आते हैं, ठीक है, चाहे SC ST OBC माइनॉरिटीज़, ठीक है, कहीं उनके बच्चे होते हैं और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से बच्चे हों तो उनको 25% सीट पर रिजर्वेशन रखा गया है प्राइवेट स्कूलों के अंदर भी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। आ जाइए, इसके साथ साथ हम आपको थोड़ा सा राइट टू एजुकेशन बिल भी दिखा देते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा और ज़्यादा नॉलेज हो आपकी। ठीक है, तो ये देखिए, ये हम आ गए हैं राइट टू एजुकेशन बिल पर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम कौन सा है, 2009 का एक्ट है। अधिनियम संख्या कौन सा, 35, 26 अगस्त 2009 को ये लेकर आए थे और ये एप्लीकेबल कब से हो रहा है, 1 अप्रैल, ठीक है, 2010 से ये एप्लीकेबल हुआ है। तो ये डेट याद रखनी है। ठीक है, थोड़ा सा याद रखें। इसमें देखिए 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध किया गया है। इसमें देखो ये भारत का जो गणराज्य है, मतलब 60वें वर्ष का जो हम रिपब्लिक सेलिब्रेट कर रहे थे उसके अंदर ये अधिनियम लेकर आए थे। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसका जो संक्षिप्त नाम है, विस्तार है और प्रारंभ, ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं कि इसका जो संक्षिप्त नाम है अनिवार्य है ना, नाम निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार। ठीक है, इसका जो विस्तार होगा, पहले तो क्या था, जम्मू कश्मीर जब राज्य था तब इस पर नहीं था। अब जम्मू कश्मीर क्या बना दिया गया, यूनियन टेरिटरी बना दी गई, तो संपूर्ण भारत पर इसका विस्तार होगा। साथ साथ जो जम्मू कश्मीर है, जो यूनियन टेरिटरीज है, उस पर भी इसका विस्तार है। ठीक है, यह उस तारीख को प्रवर्त होगा जो केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा पारित करे, तो वो कर ही दिया था। इस जो संविधान के आर्टिकल कौन से, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 इसमें लिखा हुआ है। तो ये थोड़ा ध्यान रखें कि जो आर्टिकल 29 है ना, जो माइनॉरिटीज़ के लिए राइट्स हैं, आर्टिकल 30 माइनॉरिटीज़ की एजुकेशन के राइट्स की बात करता है, तो उनके उपबंधों के अधीन रहते हुए ही इस अधिनियम के उपबंध बालकों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार प्रदान करने के लिए संबंध में लागू रहेंगे। ठीक है, इस अधिनियम में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा, तो आपका कन्फ्यूजन यहाँ से दूर हो जाएगा कि इस अधिनियम में कोई अगर जैसे कोई मदरसों है ना, वैदिक पाठशालाओं, मुख्यतः धार्मिक शिक्षा प्रदान करने वाले कोई इंस्टीट्यूट हैं, ठीक है, वाले शैक्षिक संस्थानों पर ये अधिनियम लागू नहीं होता है। ठीक है, तो राइट टू एजुकेशन एक्ट किस पे लागू नहीं होता है, इन पर लागू नहीं होता। जैसे कोई मदरसा है, कोई वैदिक पाठशालाओं से रिलेटेड कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, या फिर कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, तो इस तरह के जो संस्थान है उन पर ये राइट टू एक्ट लागू नहीं होता है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यही वाले होते हैं, यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है, फिर आप सोचते हैं कि यार कहाँ से पूछ लिया। ठीक है, बालक से तात्पर्य क्या है, 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक की आयु के बालक इसके सम्मिलित है। तो कौन सा, ये पुराना वाला एक्ट है, परंतु अब इसके अंदर क्या जोड़ दिया गया है, कक्षा 12 तक जोड़ दिया गया है। कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक के प्रोविजन लाए, पर हम पुराना वाला एक्ट भी हमारे लिए देखना जरूरी है। तो इसके अगर ये देखेंगे तभी तो पता चलेगा। प्रारंभिक शिक्षा से मतलब होता है पहली कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा, अभी पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा इसको कर दिया गया है। राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग है ना, बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 से इसका तात्पर्य है कि बालकों का जो संरक्षण है उसके लिए अधिनियम बनाया गया था 2005 के अंदर, उससे संबंध है कि राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग। ठीक है,
ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष। अब जो 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष की जगह पे कितना हो जाएगा, जैसे मान लीजिए ये 8वीं कक्षा थी प्लस इसमें 4 जोड़ दीजिए तो 14 + 4 = 18। ठीक है, 6 वर्ष से लेकर कितना हो जाएगा, 18 वर्ष हो जाएगा अब इसका प्रोविज़न, क्योंकि इसमें 12वीं क्लास कर दी गई है ना, तो वो 4 प्लस उधर हो जाएंगे। इस तरीके से आप इसका ध्यान रख सकते हैं। अब आइए, अब देखिए अगर कोई जो टीचर्स के एग्ज़ाम है, ठीक है, या फर्स्ट ग्रेड रीट एग्ज़ाम इस तरीके देते हैं, तो उनके लिए तो क्या है, पूरा एक्ट पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और साथ में वो ये वाला जो अनुसूची है धारा 19 और 25 इसको जरूर देखें, क्योंकि यहाँ से आपका एक क्वेश्चन तो जरूर बनता ही है, जिसमें शिक्षकों की संख्या, कितने बच्चों पर कितने टीचर्स होंगे, ये 6वीं कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक के लिए क्या क्या प्रोविजंस रखे गए हैं, फिर भवन का निर्माण किस तरीके से किया जाएगा। ठीक है, ये जनरली क्या है टीचर्स वालों के लिए, अगर वो टीचर्स एग्जाम की तैयारी कर रहा है और वो चाहता है कि हम ये बिल आपको पूरा अच्छे से पढ़ाए, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, तो वहाँ हम बता देंगे। हालांकि ये 7 पॉइंट है, तो इनको अच्छे से रट लीजिए, याद कर लीजिए, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर बन सकता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आ जाइए वापस से चलते हैं अपने न्यूज़पेपर पे। अब यहाँ देखिए, देखो ये जो RTI एक्ट था 2009 के तहत 6 से लेकर 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त और निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाती है। तो अपन ने देख लिया 6 से लेकर 18 हो जाएगा, 4 प्लस हो जाएंगे ना। हाँ, तो मुफ्त एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात करता है। और इस अधिकार का पहला ऑफिशियल डॉक्यूमेंट सन 1990 में कौन सी कमेटी ने बनाया था, राम मूर्ति समिति की रिपोर्ट पर तैयार किया गया था। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, कौन सी कमेटी ने सबसे पहले इसका डॉक्यूमेंट बनाया था, राम मूर्ति कमेटी ने इसकी रिकमेंडेशन दी थी। संसद द्वारा राइट टू एजुकेशन बिल को 4 अगस्त 2009 को पारित किया गया था, जो 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश पर लागू किया गया था। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट बात है, ये इसको थोड़ा सा ध्यान रख लें, क्योंकि यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा, फिर आप कहेंगे कि यार सर आपने पढ़ाया तो था पर हमने ध्यान नहीं रखा। ठीक है, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं, शांति अहिंसा के रास्ते पर हम आगे बढ़ेंगे। तो यही है कि जीतो अहिंसा रन का ऑर्गेनाइजेशन किया गया था। इसका सिंपल सा मतलब है कि जो भगवान महावीर हैं, राष्ट्रपति महात्मा गांधी हैं, गौतम बुद्ध हैं, उनके विचारों पर चलना है, जिन्होंने अहिंसा, शांति और सत्य के आदर्शों पर चलने की बात कही थी। इसमें देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो जाता है, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से हो जाता है कि राजस्थान पूरे देश में एकमात्र राज्य है जहाँ अहिंसा और शांति विभाग बनाया गया है। ठीक है, तो पूरे देश में एकमात्र ऐसा स्टेट है जिस स्टेट के अंदर यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, जिसमें हमें एकमात्र जो अहिंसा और शांति विभाग देखने को मिलता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना है ना, ये इस तरह का विभाग सिर्फ राजस्थान के अंदर है और किसी स्टेट के अंदर नहीं है पूरे देश में। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर दूसरी खबर है, उससे पहले मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता हूँ, जिससे आप ये थोड़ा सा इसको समझ पाए। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मुख्यमंत्री ने श्री दुरानी के निधन पर दुख व्यक्त किया है। अब दुरानी कौन है, ये हमारे अर्जुन अवॉर्डी पूर्व क्रिकेटर हैं, जिनका नाम है श्री सलीम दुरानी। ठीक है, ये याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे खबर क्या है इंपॉर्टेंट, कि राज्य बजट 2023-24 में जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उन्होंने घोषणा की थी, प्रत्येक संभाग के अंदर सलीम दुरानी आवासीय हैं रेजिडेंशियल स्पोर्ट्स स्कूल स्थापित किए जाएंगे। कहाँ पर, प्रत्येक संभाग में। राजस्थान में कितने संभाग हैं, राजस्थान में पहले 7 संभाग थे, फिर 3 नए संभाग जोड़े, तो टोटल मिलाकर 10 नए संभाग हुए हैं। ये 3 नए संभाग जोड़े हैं, इनके बारे में आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है। ठीक है, 3 नए कौन कौन से संभाग जोड़े गए हैं, ये क्वेश्चन इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रत्येक जिले में बनाए जाएंगे या प्रत्येक संभाग में बनाए जाएंगे, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, प्रत्येक संभाग में सलीम दुरानी आवासीय स्पोर्ट्स स्थापित किया जाएगा। ठीक है, ऐसे भी पूछ सकते हैं कि सलीम दुरानी का संबंध कौन से खेल से था, तो इनका संबंध क्रिकेट से था, फुटबॉल से था, हॉकी से था, किससे था, है ना। अगर आपने ढंग से याद नहीं रखा हो तो भूल जाओगे, और ढंग से याद रखोगे तो आपको पता रहेगा कि इनका संबंध क्रिकेट से था। ठीक है, आ जाओ, अब एक नेक्स्ट खबर यहाँ से है कि अभिलाषा कार्यक्रम। अब अभिलाषा कार्यक्रम है क्या, नाम पढ़िए अभिलाषा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, बालिकाओं और महिलाओं को सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग का प्रशिक्षण दिया जाएगा। सिंपल सी बात है कि महिलाओं और बालिकाओं को कोडिंग सिखाई जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, वंचित वर्ग की जो बालिकाएं हैं, महिलाएं हैं, उनको सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग सिखाने के लिए एक नया अभियान शुरू किया गया है, जिसका नाम क्या है, अभिलाषा कार्यक्रम इसका नाम रखा गया है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो वंचित पृष्ठभूमि की 28 वर्ष से कम आयु की न्यूनतम 10वीं पास बालिकाएं
और महिलाओं को, ठीक है, जो बालिकाएं महिलाएं हैं ये 28 वर्ष से कम की होनी चाहिए और न्यूनतम 10वीं पास होनी चाहिए, जिनको 15 महीने का निःशुल्क आवासीय, निःशुल्क रेजिडेंशियल, है ना, जो मतलब ठहराया जाएगा वहाँ पर, फिर 15 महीने की इनको ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग में इनको कोडिंग, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग सिखाया जाएगा, जिससे वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके। ठीक है, तो ये थोड़ा सा नाम याद रख लें, अभिलाषा कार्यक्रम, यहाँ से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा हमने चिरंजीवी योजना कई बार डिस्कस करी है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, पहले 5 लाख रुपए राशि थी, जैसे बढ़ा के 10 लाख किया गया, फिर उसमें बाद में 25 लाख रुपए का बीमा किया गया। स्वास्थ्य बीमा कितने, 25 लाख रुपए का किया जाता है। दुर्घटना बीमा कितने लाख रुपए का, 10 लाख रुपए का, 5 लाख से बढ़ा के 10 लाख कर दिया गया है। और जो ऐसे बंदे हैं, ऐसे समाज सेवी हैं लोग सोसाइटी में, जो क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो गया, उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराते हैं, तो उस व्यक्ति को जिसने गंभीर अवस्था वाले दुर्घटना में किसी व्यक्ति की जान बचाते हुए हॉस्पिटल तक लेके गए हैं, तो उसको 5,000 रुपये एवं प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। तो थोड़ा सा ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये 5,000 रुपये किसको दिए जा रहे हैं, और प्रशस्ति पत्र उस व्यक्ति को दिया जा रहा है जिसने किसी व्यक्ति की दुर्घटना में या फिर किसी एक्सीडेंट में उसको तुरंत प्रभाव से हॉस्पिटल में एडमिट कराया, जिससे उसकी जान बचाई जा सके। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट खबरें। और देखिए, आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें। तो मिलते हैं फिर गाइस नेक्स्ट लेक्चर में। अगर देखिए आपको हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें, इसको शेयर कर दें, और कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं कि आप अपने एग्जाम्स को लेकर कितने ज़्यादा सीरियस हैं, आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिससे हमें भी पता चले कि हम जो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं सही डायरेक्शन में है या नहीं है। ठीक है, अगर आप आपको लगता है कि यार हम जो पढ़ा रहे हैं वो आपके लिए बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं है, तो आप कमेंट सेक्शन में ऐसे लिख दीजिए, सर आप जो पढ़ा रहे हैं हमें उससे कुछ भी मज़ा नहीं आ रहा, तो आप इसे बंद कर दें, तो फिर मैं इसे बंद कर दूँगा। ठीक है, तो फिर गाइस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहिए।